अस्सलाम वालेकुम एंड गार्डियंस। अच्छा जी, तो आज हमारी ये वीडियो का मकसद है, क्या मकसद है हमारी वीडियो का? मेडिकस वैनगार्ड जो हमारा टेस्ट हुआ था कल, हमने क्या करना है इस वीडियो में, हम लोगों ने उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है कि जो भी एमसीक्यूज़ आए थे उनका जो राइट ऑप्शन है, मतलब कि ये वाला राइट, वो राइट क्यों है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो उनका रॉन्ग ऑप्शन है, ये वाला रॉन्ग, ठीक है ना, वो रॉन्ग क्यों है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने टेस्ट दिया है और उनको पता चल गया कि उन्होंने क्वेश्चन जो है ना कौन से रॉन्ग किए कौन से सही किए, क्योंकि उसी वक्त वहाँ पे शो हो जाता है कि जो गलत वाले थे वो तो हो जाएंगे रेड हमारे पास, और जो सही वाले थे वो वाले ऑप्शन हो गए थे ग्रीन। जिन बच्चों ने ये टेस्ट नहीं दिया उनका क्या किया जाए? चलो कोई नहीं, पहला टेस्ट था, नहीं भी दिया तो खैर है, लेकिन उन बच्चों के लिए मेरे ये रिकमेंडेशन है कि वो ये वाली वीडियो जो है ना वो लाजमी देखे, पूरी की पूरी वीडियो। क्यों? ताकि उनको पता चले कि MD-CAT में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ना MCQs की, तो आपको पता चलेगा कि बेशुमार जो MCQs है ना मैंने पास्ट पेपर से लिए हैं, मतलब यहाँ पे मेंशन भी कर दूँगी कि मैंने कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लिया हुआ है। पास्ट पेपर से क्वेश्चन लेने का एक वाहिद मकसद यही था ताकि आप लोगों को पता चले कि MD-CAT में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और पिछले साल किस तरह से आए गए हैं, और आपका वही माइंडसेट बने कि आप अभी बेशक FSC में या फिर इम्प्रूव कर रहे हैं, आपको पता चले कि आपने नेक्स्ट टाइम किस तरह से तैयारी करनी है, किस लेवल की तैयारी करनी है, ताकि आप MD-CAT, सॉरी आज ना मेरी पेन काम नहीं करी, 25 में बहुत 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 अच्छा स्कोर करके डॉक्टर बन सकें। यही आप लोगों का ख्वाब है ना, तो बस हम यहाँ पर हैं आपके ख्वाब को पूरा करने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने हर हाल में हमारा साथ देना है, ठीक है। पहली बात तो ये होगी, आप लोगों का एम आपने डिसाइड करके रखना है और ख़ुद को आपने कंसिस्टेंट रखना है, 3, ठीक है। 3 काम आपके हैं, ये आपको डॉक्टर बनाने का काम हमारे ज़िम्मे। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। चलो पहला तो सेक्शन था ना, आपने यहाँ पे अपना नेम रोल नंबर वगैरह लिखना, चलो ठीक हो गया। अगला सेक्शन आया था हमारे पास बायोलॉजी का, ठीक है। अब इसमें हम पहले क्वेश्चन को देखें तो हमें पता चलेगा कि वो क्या पूछ रहे हैं। इफ एंजाइम स्टॉप देयर फंक्शन देन बायोकेमिकल रिएक्शन वुड। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। एंजाइम्स करते क्या है, एंजाइम्स करते क्या है, एंजाइम्स करते ये हैं कि जो सा भी रिएक्शन चल रहा होता है ना पहले का, मतलब ये नया रिएक्शन नहीं स्टार्ट करते, ठीक है, ना ही जो रिएक्शन स्टार्ट हो रहा होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। इनका काम क्या है, जो पहले का रिएक्शन हो रहा होता है ना उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उस रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। मतलब जिसने 100 साल लगाने से रिएक्शन है, अब हमारे पास वो 50 साल नहीं, चलो 25 कर देते हैं, एंजाइम्स काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, 25 साल में वो रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कि अगर एंजाइम्स ही ना रहें या अपना फंक्शन स्टॉप कर दें तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी? कम नहीं हो पाएगी, ये ज़्यादा ही रहेगी, जिसकी वजह से रेट कम होता रहेगा। फिर वो 100 साल ही लगेंगे उसको, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, उसको 100 साल ही लगेंगे कंप्लीट होने में। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो अब वो एंजाइम्स के काम ख़त्म करने से एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हुई है, लेकिन रिएक्शन स्टॉप तो नहीं ना हुआ। मतलब ऐसा तो नहीं ना कह सकते कि एंजाइम काम नहीं करेंगे तो रिएक्शन ही होगा ही नहीं, होगा ज़रूर, लेकिन बड़ा ही आराम से, टर्टल से भी कम स्पीड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या जगह, इफ एंजाइम स्टॉप देयर फंक्शन द बायोकेमिकल रिएक्शंस वुड स्लो डाउन, ठीक है। तो ये बात मेरा ख्याल समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन है एंजाइम्स कैटालाइज ऑल एक्सेप्ट। इसका मतलब क्या है, हमसे पूछ क्या रहे हैं, वो रिएक्शंस जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते। अब हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे जो कीवर्ड है ना आपने देखना, वो एक्सेप्ट की बात हो रही है, ठीक है। यानी हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 1 2 3 4। एक्सेप्ट है तो हमने एक ही ऑप्शन चूज़ करना है। तो जो 3 ऑप्शन है ना, 3 हमारे पास हुआ जो एंजाइम्स कैटालाइज कर रहे और एक बचा जो एंजाइम कैटालाइज नहीं करे, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन में हम लोगों ने पढ़ी हुई है एरोबिक भी पढ़ी है खैर, और एनारोबिक पढ़ी है। अब हम एरोबिक की बात करते हैं। सपोज एरोबिक रेस्पिरेशन में पहला स्टेप ही है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस की बात कर लो, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन की बात कर लो, या फिर क्रेब्स साइकिल की बात कर लो, या फिर ETC की बात कर लो, ठीक है। किसी भी की भी बात कर लो, आप देखो कि हर जो रिएक्शन हो रहा है ना वहाँ पर हमारे पास एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो स्टार्टिंग में हमारे पास ग्लूकोज
ग्लूकोज काइनेज यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज सॉरी, उसके बाद ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज यूज़ होता है, एनोलेजेस यूज़ हो रहे होते हैं, एल्डोलेजेस यूज़ हो रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, बेशुमार लिस्ट है। जब हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन जाके चैप्टर 11 में, तब हम सबको डिस्कस करेंगे। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में भी एंजाइम यूज़ हो रहा होता है, एसिटाइल कोएंजाइम हाँ, उसको अटैच कराने में वगैरह वगैरह। क्रेब्स साइकिल में भी हमें पता है सारे एंजाइम्स यूज़ हो रहे होते हैं हमारे पास। हमारी बुक में वैसे पीटीबी मेंशन तो नहीं है एंजाइम्स के नेम, लेकिन हम देखेंगे कि इस दफ़ा चूँकि NMDCAT होना है तो फिर हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो जब हम जाएंगे इस चैप्टर में तो हम इंशाल्लाह सबको कवर करेंगे। और ETC में भी एंजाइम यूज़ हो रहा है, तो फिर ये वाला तो ऑप्शन हो गया सही, मतलब एक्सेप्ट की बात है। तो ये तो एंजाइम कैटलाइज करा रहे होते हैं। डाइजेशन की बात करें तो आपने देखा होगा कि हमारे पास जो स्टमक है वहाँ पर बेशुमार हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। स्टमक में हमारे पास आ जाएगा पेप्सिन, और आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास आ जाएगा ट्रिप्सिन आ जाएगा, एरिप्सिन आ जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये वाला भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है? ऑल द रिएक्शंस, ठीक है, जो हमारे सेल में हो रहे होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक से काटा याद रख लो, काट के कुछ बनाना। तो कैटाबॉलिक में क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है ना, ओ वाह बड़ी अच्छी शेप बन गई, तो टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। और एनाबॉलिक में छोटे छोटे बेचारे मॉलिक्यूल जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ये था कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस। तो इस बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए और इन छोटे मॉलिक्यूल्स को जुड़ने के लिए हमारे पास एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। अब एंजाइम्स किस चीज़ में यूज़ नहीं हो रहे, वो हमारे पास आ गया है ब्रीदिंग। अब हम इस सब को मिटाते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, मिट गया। अब हमारे पास ब्रीदिंग की अब हम बात करते हैं कि ब्रीदिंग में एंजाइम्स यूज़ नहीं हो रहे, तो हमारे पास जो ये वाला ऑप्शन है ना, टिक मार लेते हैं, ये जो ऑप्शन है ना ये सही है। अब ब्रीदिंग में होता क्या है हम ये देखते हैं। ब्रीदिंग में हमारी लंग्स जो है ना वो एक्सपैंड करती हैं एक दफ़ा और फिर रिलैक्स करती हैं। ये भी मेटाबॉलिज्म, ये सारा है ना इसका मैकेनिज्म, वो हम जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 में। अभी के लिए बस टेस्ट तक की डिस्कशन रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो एक्सपैंड करती है और रिलैक्सेशन होती है ना लंग्स की, वो होती क्यों है? सिर्फ सिंपल मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो अब इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया रिलैक्स करने में कोई एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट ऑफ रिएक्शन। चलो अच्छी बात है, हम इसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन पहले ही कराया कि एंजाइम्स तो क्या करते हैं, एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं जिसकी वजह से रेट बढ़ जाता है, ओए बढ़ जा रेट बढ़ जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे देखें अब तो ये देखो, एक ये रिलेशन है और एक रिलेशन है, वाह रेनबो कलर। तो आपको नज़र आ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने की वजह से रेट बढ़ा है। तो अगर हम एक चीज़ को कम करें और दूसरी चीज़ बढ़ जाए तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, सॉरी, इनडायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इनडायरेक्ट रिलेशन। चलो अब इसको थोड़े से एग्जांपल के साथ डील करते हैं। ये ले लेते हैं कलर कि एक हमारे पास रिएक्शन है ए, उसको कंप्लीट होने में लग रहे हैं 100 जॉल ऑफ एनर्जी। एक रिएक्शन है बी, उसको कंप्लीट होने में लग रही है 50 जॉल ऑफ एनर्जी। तो अब खुद कॉमन सेंस थोड़ी सी यूज़ करके सोचें, कौन सा वाला रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, ए वाला या फिर बी वाला? और सॉरी रेट लिखना था मैंने। अच्छा, तो अगर हम देखें इस बात को तो हमें पता चलेगा कि जिसमें कम एनर्जी यूज़ हो रही है ना वो जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा हो रही है उसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें एनर्जी बननी भी तो है ना। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी कम चाहिए ना, उसको होने में, कंप्लीट होने में उसको एनर्जी कम चाहिए, तो उसका जो रेट है ना वो बढ़ जाता है। और अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो उसका रेट कम होना शुरू होता है। मतलब हो गए तो दोनों रिएक्शन ही कंप्लीट तो दोनों ही होंगे, लेकिन स्पीड कम हो जाएगी ज़्यादा एनर्जी वाले की। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा इनडायरेक्ट रिलेशन। ज़रा इसको अरेज कर देते हैं सबको। चलो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट एंजाइम्स आर।
तो हमारे पास पीटीबी, जिन बच्चों ने पढ़ी है उनको पता होगा कि पीटीबी में ना एक हमारे पास येलो बॉक्स है। बॉक्स हाँ चलो, येलो तो खैर नहीं, मेरे पास तो रेड है, लेकिन आपकी बुक में येलो बॉक्स है। उसमें लिखा हुआ है कि मोस्ट एंजाइम्स आर फाउंड अटैच्ड टू द ऑर्गेनल्स। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि साइटोप्लाज्मिक सूप में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट एंजाइम्स है ना, यहाँ पर वो पर्टिकुलर वर्ड यूज़ हुआ है वहाँ पर मोस्ट एंजाइम्स का, वो हमारे पास मौजूद होते हैं अटैच्ड टू ऑर्गेनल्स। अच्छा जी, तो अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि देखो साइटोप्लाज्मिक सूप में वो एंजाइम्स होंगे जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस करानी है। ठीक है, जबकि ऑर्गेनल्स की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, राइबोसोम्स आ गया, न्यूक्लियस आ गया वगैरह वगैरह, इन सब में हमारे पास वो एंजाइम्स मौजूद हैं जिन्होंने बेशुमार रिएक्शंस कैटलाइज कराने। तो ज़्यादा एंजाइम्स कहाँ पर हुए, साइटोप्लाज्म के सूप में या फिर ऑर्गेनल्स में। तो ऑर्गेनल्स इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में तो ऐसे एंजाइम्स नहीं होते। अटैच टू सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो बैक्टीरिया आ जाता है ना, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में एंजाइम्स होते हैं रेस्पिरेशन के। ठीक है, आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया आपको नज़र आएगा नहीं, अगर नज़र आ गया तो मुझे भी बता दीजिएगा। वैसे जहाँ तक मेरा नॉलेज है, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं, क्योंकि वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होनी होती है रेस्पिरेशन, तो चूँकि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, तो बैक्टीरिया के जो रेस्पिरेशन वाले एंजाइम्स होते हैं ना, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं, और बाद में सेल मेम्ब्रेन टूट के मीजोसोम्स बना देती है और मीजोसोम्स वाले एंजाइम्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एंजाइम्स रिलेटेड टू फैटी एसिड ऑक्सीडेशन आर प्रेजेंट इन। तो अब हम सबसे पहले इन सब के रिएक्शंस की बात करें। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास होता है, इसमें हमारे पास होनी होती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मेरी राइटिंग के लिए सॉरी, डॉक्टर्स की तो वैसे ऐसी होनी चाहिए, इसलिए आई एम नॉट सॉरी। हाँ, साइटोप्लाज्म में हमारे पास हो रही होती है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास हो रही होती है, अब हम सबकी बात करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस भी आ जाएगा, क्रेब्स साइकिल भी आ जाएगी, पायरुवेट एसिड ऑक्सीडेशन भी आ जाएगी और एटीसी भी आ जाएगा। सॉरी, एक गलती होगी, ग्लाइकोलाइसिस नहीं आएगा इसमें। ग्लाइकोलाइसिस हमने भी पढ़ा है कि वो साइटोप्लाज्म में होगी। ठीक है, और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म जो है ना, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ये भी हमारे पास हो रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही। तो अब हमें आंसर सही वाला पता चल गया है, इसको हम ले आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास। सही हो गया। और न्यूक्लियस में हमारे पास जो मेन प्रोसेस हो रहा होता है ना, वो होता है सेंट्रल डोग्मा। वैसे तो अभी इसको डिस्कस करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। वैसे बता देती हूँ आपको रफ सा। सेंट्रल डोग्मा में हमारे पास डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, उससे ट्रांसफ़र आरएनए बनता है, उसके बाद हमारे पास प्रोटीन बनती हैं, ट्रांसक्रिप्शन होती है यहाँ पे, और ये वाली हो जाती है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेंट्रल डोग्मा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑल एंजाइम्स आर। चलो अब इसमें ये बड़ा ना कॉमन वो था, कॉमन सेंस का क्वेश्चन। अगर इंसान को नहीं पता कि एंजाइम्स फाइब्रस प्रोटीन्स है या ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, तो हम ये देख सकते हैं कि फाइब्रस, स्ट्रक्चरल, इलास्टिक, तीनों ऑप्शन जो है ना, ये इसका एक ही मतलब है। तो बचा क्या, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन्स होती है ना हमारी, मेनली जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं हमारे नाखून हो गए, हमारे बाल हो गए वगैरह वगैरह, इस तरह की प्रोटीन्स बना रही होती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन्स आ जाती है, जैसे कि हमारे हार्मोन्स हो गए, हमारे एंजाइम्स हो गए वगैरह वगैरह। एंजाइम्स हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर में होते हैं, फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। डिटैचेबल कोफैक्टर दैट इज ऑर्गेनिक इन नेचर इज कॉल्ड। अब की वर्ड्स देख लो इसमें, डिटैचेबल और ऑर्गेनिक। अगर हम सिर्फ ऑर्गेनिक की बात करें, वी हैव टू क्लासेस, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को एंजाइम। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये बात पता है। अब पहली शर्त तो ये होगी, उससे हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम। दूसरी शर्त भी तो पूरी करनी है ना, डिटैचेबल की बात भी हो रही है, तो डिटैचेबल ऑर्गेनिक की बात हो रही है। तो जो को एंजाइम्स होते हैं ना, वो डिटैचेबल होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में आ जाएगा NAD वगैरह जो विटामिन से बनते हैं। और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ना, वो डिटैचेबल नहीं होते, वो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। ठीक हो गया। अब हम इस सब को इरेज करते चलें ताकि हमारा काम थोड़ा थोड़ा प्यारा लगे।
चलो जी, बस काफ़ी है। हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभी हमने क्या किया? अच्छा, हमने मार्क ही नहीं किया कौन एंजाइम था इसका आंसर। हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैव डैश डेफिनेट साइट्स। ठीक है, तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स की पहले हम बात करते चलें। एलोस्टेरिक एंजाइम्स हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं लॉक एंड की मॉडल वाले एंजाइम्स के लिए। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल वाले के लिए, जो कि एक और वर्ड इनके लिए यूज़ होता है नॉन रेगुलेटरी। ठीक है, वैसे इतना आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। एलोस्टेरिक एंजाइम जो मेन एंजाइम है ना, उनकी 2 बाइंडिंग साइट्स, उनकी 2 डेफिनेट साइट्स होती हैं। ठीक है, सो 2 इज द आंसर। अब हम आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल एंजाइम चेक टेस्ट। अच्छा जी, तो अब इसकी बात करते हैं कि जब मैं ये पढ़ रही थी ना इसके बारे में, तो बेशुमार बहस हुई थी। बहस हुई किस बात पे थी कि एंजाइम जो है ना वो लॉक है या की है, और सबस्ट्रेट जो है वो लॉक है या की है। तो मैं आपको फेडरल की बुक से एक पेज प्रोवाइड कर दूंगी, फेडरल की जो 2024 की नया एडिशन है ना बुक में, उसमें बड़ा क्लियर ये बात लिखी हुई, क्योंकि पीटीबी में तो बिल्कुल क्लियर नहीं लिखी हुई ये बात, तो वहाँ से हमारे पास बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि एंजाइम जो है ना हमारे पास लॉक है या की है। लेकिन फेडरल में बड़ा ही क्लियर करके ये बात लिखी हुई है कि जो एंजाइम है ना हमारे पास वो है लॉक, और सबस्ट्रेट जो है ना हमारे पास की है। ठीक है, सबसे पहले हम सही वाला आंसर बता देते हैं आपको, तो वो है आजा लॉक। ठीक है, और जो कि सॉरी बच्चों, मेरा काम थोड़ा नया नया है तो मुझे थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अच्छा, जो हमारे पास एंजाइम है ना वो हमारे पास है लॉक, और जो है ना हमारे पास सबस्ट्रेट वो हमारे पास की है। फेडरल की बुक में बड़ा साफ करके उन्होंने बात ये लिखी है कि जो एंजाइम होते हैं वो लॉक होते हैं, और जो की है ना वो सबस्ट्रेट होता है। और उन्होंने ये बात भी मेंशन की है कि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ है, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो सही है, मतलब फेडरल जो कह रही है वो सही है, तो इसलिए आज हमने इसको कंसीडर करना है लॉक। तो अब देखो, अब सोचने वाली बात है कि लॉक बड़ा होता है या की बड़ी होती है। ये एक लॉक है, हम थोड़ा सा रेज कर दें लॉक को। हाँ, ये एक हमारे पास आ गया जी लॉक, और ये क्या हो गया, हाँ, और ये हमारे पास आ गया सबस्ट्रेट। मतलब अगर आप देखो इसको तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो बड़ी चीज़ होती है ना, ये वाली जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एंजाइम, और जो छोटा मॉलिक्यूल होता है जिसने आके उसमें डलना होता है वो हमारे पास आ जाती है सबस्ट्रेट। तो इसको देख के साबित हो रहा है कि एंजाइम हमारे पास लॉक होता है और सबस्ट्रेट हमारे पास की होती है। मतलब अब एंजाइम तो नहीं ना सबस्ट्रेट में जा रहा, सबस्ट्रेट एंजाइम के अंदर जाएगा ना उसका रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए, तो फिर एंजाइम एक लॉक है और सबस्ट्रेट एक की के तौर पे हम इसको हैंडल करते हैं। अच्छा, अब इसमें सोचने वाली बात है कि मतलब क्या ज़रूरत पड़ी थी इस बहस में पढ़ने के लिए। एक सीधा सीधा मॉडल था लॉक एंड की मॉडल, जो कि प्रूव भी नहीं हुआ, उसके बाद इंड्यूस फिट मॉडल आ गया। तो मतलब हम पाकिस्तानी जो है ना, हम लोग ऐसी चीज़ में जाके फंसे इसमें कोई लॉजिक ही नहीं होता। हमने क्या करना है सोच के एंजाइम लॉक है या की है, सिंपल सा एक बात थी कि वो अपना एलोस्टेरिक साइड जो है ना उसकी वो चेंज नहीं करती। लेकिन चलो कोई नहीं, हमारा सिस्टम है, चलना पड़ेगा ऐसे ही। उम्मीद तो है कि हम बड़े होके ये सिस्टम चेंज करेंगे, बल्कि मैंने तो कर ही देना है, इतना मुझे सिस्टम पे गुस्सा है ना, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही देना है। अगली बात करते हैं, विच वन इज द पीएच ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बुक की लाइन नहीं, बुक का डब्बा है ये, और इसमें सारे लिखे हुए हैं, आपने सबके याद करने हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा आर्जिनेस का, ये हमारे पास आ जाएगा, नहीं ये मेरा ख्याल है किसी का भी नहीं है, हाँ ये वाला नहीं आएगा किसी का, ये वाला आ जाएगा आर्जिनेस का, या फिर मैं एक दफ़ा इसको देख लूँगी। थोड़ी सी ना याद करने वाली बातें हैं, तो याद तो मैंने की थी, अभी इसको दोबारा देखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इससे बेहतर कि मैं गलत बता दूँ, आपको सही वाला आंसर बता दूँ कि लाइपेज जो है ना उसका 9 होता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलो हाँ, अगला क्वेश्चन, टेम्परेचर एट विच एंजाइम स्टार्ट टू एक्टिवेट इज। अब बेशुमार बच्चे हैं जिन्होंने ये लगाया हुआ है मैक्सिमम टेम्परेचर, लिख लो। अच्छा जी, तो यहाँ पे आया था क्वेश्चन, बेशुमार बच्चों ने इसका ऑप्शन लगाया हुआ है हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर, जो कि हमारे पास गलत ऑप्शन है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर इसका गलत है। मैक्सिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर जहाँ पे आके वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। 3 तरह के टेम्परेचर होते हैं हमारे पास जो मेंशन है, एक है मिनिमम टेम्परेचर, एक है मैक्सिमम टेम्परेचर और एक है ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो इसका सही आंसर है। मिनिमम टेम्परेचर पे क्या होता है, कोई भी जो एंजाइम है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है
इस टेम्परेचर, जब ये टेम्परेचर पहुँचता है ना उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट पे, तो वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। जबकि ऑप्टिमम टेम्परेचर वो है जिसमें वो मैक्सिमम अपनी वो मैक्सिमम आउटपुट दे रहा होता है, ठीक है। और जो है ना मैक्सिमम टेम्परेचर, उस पर आकर एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाता है। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो हमारा क्वेश्चन है सेल थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू। तो अब हमें वो पता है कि सेल थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू वायरसेस। अब वायरस पे क्यों एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि वायरस इज़ अ नॉन सेल्यूलर एंटिटी, ठीक है। मतलब इसको अभी तक सेल डिस्कवर नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इसने हमारा जीना हराम किया हुआ है। हम बाकी बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोकैरियोट्स हो गए सेल्स हैं, क्योंकि इनमें हमारे पास जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है। उसके अलावा एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, ठीक है। एक मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर ये मतलब इनका जो बेसिक सेल स्ट्रक्चर है ना, उसमें सेल मेम्ब्रेन भी आ रही है और जेनेटिक मटेरियल भी आ रहा है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। थोड़ा जल्दी से ले जाते हैं इसको। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स, ठीक है। ये ऑप्शन है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल, ये पहला ऑप्शन है। तो जरा मैं कर लूँ शो, ये हमारे पास पहला ऑप्शन है, ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा और ये चौथा। अब क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा हमने सोचना है। ये पूछा क्या गया है, ऐसे स्ट्रक्चर जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स से पाए जाते हैं। अब प्लांट्स में तो सेल वॉल भी होती है, न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वो एनिमल्स में भी तो होता है ना, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बताओ जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में, एनिमल्स में नहीं है। अब सेल वॉल की बात कर लो, प्लांट्स में हो गया, ठीक है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में हो गया, लेकिन न्यूक्लियस दोनों में, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऊपर वाला भी गलत हो गया। राइबोसोम सबसे पहली चीज़ है दोनों में। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ऑर्गेनल, सॉरी, जो कि हर तरह के सेल में पाया जाता है। ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ प्लांट की बात करें तो हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो एनिमल्स में नहीं होता। सेल वॉल की बात करें तो भी एनिमल्स में, सब एनिमल्स में नहीं होती, ठीक है। और वैक्यूल लार्ज होता है तो एनिमल्स में लार्ज नहीं होता है, एनिमल्स में स्मॉल होते हैं और पेरिफेरी में बिखरे होते हैं। जबकि हमारे पास प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे लार्ज होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्फा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। 14 वाला है हमारे पास, इन विच टाइप ऑफ द सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट। अब हमें पता है फंगल सेल्स में सेल वॉल होती है जो कि काइटिन की बनी होती है। दूसरी बात करें बैक्टीरियल सेल में भी होती है, जो कि हमारे पास सेक्यूलस जिसको कहते हैं हमारे पास, और वो होती है पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई। जाइलम सेल्स की बात करें तो वह प्लांट सेल हो गया, और प्लांट सेल में तो हमें पता है सेल वॉल होती है। तो बचा कौन सा, लिवर सेल। अब हमने पहले बात की है, ये क्या हो गया, हमने पहले बात की है कि जो लिवर सेल्स है ना वो क्या है, एनिमल सेल्स, और एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। तो अब एनिमल सेल्स जब ज़्यादा टर्गर हो जाएंगे तो फिर वो फट जाएंगे बेचारे, क्योंकि सेल वॉल तो होती नहीं है। अब हम बात करते हैं 15th वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन मॉलिक्यूल्स इन मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑल द सेल्स एक्सेप्ट लिपिड, सब में होता है, प्रोटीन सब में होता है, कार्बोहाइड्रेट सब में होता है। कोलेस्ट्रॉल वाला जो फीचर है ना वो हमारे पास प्लांट्स में नहीं होता, ठीक है। प्लांट्स में इस तरह के कुछ और स्टीरोल्स होते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो स्पेसिफिक होते हैं ना, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता प्लांट्स में। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, 16, इट इज़ एब्सेंट इन सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये बुक की लाइन ही है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है ना उसमें हमारे पास आ जाएगी सिलिका आ जाएगा, लिग्निन आ जाएगा, क्यूटिन आ जाएगा, पैक्टिन नहीं आएगा हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल में। पैक्टिन हमारे पास थोड़ा सा मिडिल लेवल में होता है और प्राइमरी सेल वॉल में होता है, मतलब कहीं पे ये पैक्टिक एसिड के तौर पे होता है, कहीं पे सिर्फ पैक्टिन मतलब अपने फ्री फॉर्म में ही होता है। जब हम पढ़ेंगे सेल वॉल तो हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द सेल और ऑफन लाइक, ये मैंने आपको एक सिंपल सी बुक लाइन दी है और इसका आंसर है हमारे पास जेल, ठीक है। और सोल जो है ना वो पेरिफेरल पार्ट नहीं बनाता, वो जो दरमियान वाला सेल का पार्ट होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो बनाता है, और जो जेल है ना वो इसका पेरिफेरल पार्ट बनाता है। और जो बैक्टीरियल सेल है ना, ये याद रखनी है आपने, बैक्टीरियल सेल में जो साइटोप्लाज्म है ना सारा का सारा साइटोप्लाज्म जेल ही होता है, उसमें सोल वाला पार्ट ही नहीं होता। जेल जो होता है ना वो विस्कस होता है और जो सोल होता है ना वो नॉन विस्कस होता है, ठीक है। आपने असल में देखना नहीं है मैं लिख के आ रही हूँ, आपने देखना है कि मैं बोल के आ रही हूँ, मतलब देखना नहीं, आपने सुनना है कि मैं बोल के आ रही हूँ, क्योंकि जो मेजर बात है वो मेरे बोलने में, अगर हम ऐसे सिंपल देखने लग जाए तो काम बड़ा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि देख के कुछ समझ आएगी नहीं। तो जो मैं बोल रही हूँ उसको थोड़ा सा सुनना है आपने गौर करके। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 40s and 60s सब यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म।
अब अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट होता हमारा सर फाड़ देगा कि 40s प्लस 60s हम बोल देंगे 80s। वाह, हाउ लॉजिकल। तो 40s और 60s अगर मैथ्स का स्टूडेंट हमारे सामने होना तो उसके सामने आपने वाली बात नहीं करनी, वो आपकी बात कभी मानेगा ही नहीं। 80s बनते कैसे हैं कि जब ये दोनों सब यूनिट्स, एक सेकेंड, जब ये दोनों सब यूनिट जुड़े होते हैं ना तो दरमियान में हमारे पास आ जाते हैं मैग्नीशियम 2+ आयंस और कुछ इस तरह के मजीद आयंस होते हैं जो कि इनको इतना ज़ोर से खींचते हैं अपनी तरफ, मतलब इतनी इनके बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि इनका जो साइज़ है ना वो छोटा हो जाता है और वो 80s तक चला जाता है। इसी तरह मतलब इसका आंसर दोगे ना 80s। अगर हम बात करें बैक्टीरिया राइबोसोम्स की तो वहाँ पे 30 और 50s, जिन्होंने असल में जुड़ के क्या बनाना था 80s, लेकिन वो 80s के बजाय 70s बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 80s आ जाएगा आंसर। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछना है, ब्लेब्स फ्रॉम द टिप ऑफ डैश फ्यूज इन गोल्जी एपरेटस एट फॉर्मिंग फेस। ठीक है, तो ब्लेब्स जो आते हैं ना, एक मिनट ज़रा, जो हमारे पास ब्लेब्स आते हैं ना वो SCR से आते हैं। ब्लेब्स क्या है, छोटे छोटे टुकड़े, वेसिकल्स, छोटे 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 बेशुमार। तो अगर तो वैसे हमने गोल्जी एपरेटस जो है ना उसका पैराग्राफ जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ी हो तो उसे पता चलता है कि जो सिस्टर्नी है ना, एक सेकेंड, वो कैसे बनती है, वो SCR से छोटे छोटे ब्लेब्स आते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स आते हैं, वो जुड़ते हैं, सिस्टर्नी बनती है। ठीक है, और अगर हम बात करें जो गोल्जी एपरेटस का एक बड़ा सा डब्बा बना हुआ है ना, उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा ना रेड लाइंस लिखी हुई हैं। उस लाइन से बिल्कुल ये वाली एक लाइन वहीं से निकाली गई है एज इट इज़, और वहाँ पर लिखा हुआ है कि SCR से जो ब्लेब्स आते हैं ना वो जुड़ते हैं, तो फॉर्मिंग फेज पर वो जुड़ते हैं, क्योंकि जो गोल्जी एपरेटस से बनना शुरू तो फॉर्मिंग फेज से ही होता है ना, और एंड पे जाते जाते वो मैच्योरिंग फेज तक जाता है, तो वो फॉर्मिंग फेज से बनना शुरू करते हैं, यहाँ पे आगे फ्यूज होना शुरू होते हैं और फिर आगे नेक्स्ट वेजिकल्स बनाते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस सब का मतलब ये था। अच्छा जी, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया है, लाइसोसोम एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन। अभी भी अगर आप लोगों ने बुक पढ़ी हो ना PTB फेडरल में भी वैसे लिखा हुआ है, तो जो उसकी एक्सप्लेनेशन है ना उसमें फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो RER है ना वहाँ पे लाइसोसोम्स एंजाइम्स बनते हैं। एंजाइम्स क्या है देखते हैं इसको। एंजाइम्स है हमारे पास प्रोटीन्स, ठीक है, और RER क्या है, ER प्लस राइबोसोम्स। ठीक है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पर राइबोसोम्स लगे होते हैं उसको हम RER बोलते हैं ना। तो प्रोटीन्स बननी कहाँ होती है, राइबोसोम्स में। तो जो RER होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का राइबोसोमल पार्ट जो होता है वहाँ पर प्रोटीन्स बन रही होती है, और प्रोटीन्स क्या है, एंजाइम्स। और वो कौन से एंजाइम्स हैं, वैसे तो बेशुमार एंजाइम्स वहीं पे बन रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिए उनको लाइसोजाइम्स एंजाइम्स। यहाँ पे हमारे पास कौन से आ जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हो गए, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हो गए, मतलब जिन्होंने ब्रेक डाउन कराना होता है वो वाले एंजाइम्स आ गए। अगली बात करते हैं हम 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट बैक्टीरिया डिस्कवर्ड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ब्राउन सर्जन फिश। अब यहाँ पर ना कुछ बच्चों ने आंसर थोड़ा सा गलत लगाया। अब ऑरेलिया जो है ना ये हमारे पास जेलीफिश का नाम होता है। ठीक है, असाइलोस्टोमा ड्यूडेनल ये हमारे पास होता है, ये जो होता है ना वॉर्म, हुक वॉर्म, जो कि हमारे ड्यूडेनम में मौजूद है। यहाँ से हमें पता चलता है ड्यूडेनम। चैप्टर 10 में हम जाएंगे ना तो इंशाल्लाह हम चैप्टर 10 को भी नहीं छोड़ेंगे, वो उसको भी अच्छी तरह डिटेल में जाके पढ़ेंगे और सारा कुछ याद करेंगे। अब बात आ गई इन दोनों में, जब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे तो अकैंथोरस निग्रोफुस्कस जो है ना असल में वो ही है हमारे पास मछली, जल की रानी, हाँ ये वाली आ गई मछली। ठीक है, अकैंथोरस निग्रोफुस्कस जो है ना हमारे पास वो वाली मछली है जिसके इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं उनका नाम है एपिलोपिशियम फिशलसोनी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना उन्होंने हमसे मछली का नाम नहीं पूछा, उन्होंने बैक्टीरिया का नाम पूछा है। तो बैक्टीरिया हमारे पास है एपिलोपिशियम फिशलसोनी। कुछ बच्चों ने अकैंथोरस निग्रोफुस्कस लगाया हुआ था, लेकिन बच्चों ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला तो असल में उस मछली का नाम है। और एक यहाँ पे गलती हो गई थी कि जो वहाँ पे फॉन्ट साइज था ना वो लैटिन नहीं हो रहा था, सॉरी इटैलिक नहीं हो रहा था, तो मुझे उसको बिल्कुल सीधा ही करना पड़ा और ना ही वो अंडरलाइन हो रहा था। तो जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो या तो हम उसको इटैलिक राइटिंग में लिखते हैं या फिर हम लोग उन दोनों नाम को अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ, अगर वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई हो पढ़ने में, वैसे हुई नहीं होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रू पेलाई आर फाउंड इन या प्रेजेंट इन, तो ग्राम नेगेटिव। सिंपल सी बुक लाइन है, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, पेलाई का काम क्या होता है, इन्होंने कॉन्जुगेशन करानी होती है। कुछ हद तक ये वो अटैचमेंट, हाँ कॉन्जुगेशन करानी होती है, अटैचमेंट करानी होती है। कुछ हद तक ये लोकोमोशन भी करा देते हैं, लेकिन वो इतना खास देखने में नहीं आता। ठीक है, वो काम आ जाएगा हमारे पास
दूसरी चीज़ों का, फ्लैजेला का आ जाएगा काम। 23 की बात करते हैं, सेल वॉल इज एब्सेंट इन। अब हमें पता है कि जितने बैक्टीरियल सेल्स हैं ना, सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है सिवाय पहली बैक्टीरियल सेल की क्लास के, जिनका साइज़ होता है 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर, यानी जो सबसे लार्जेस्ट वायरसेस है ना उसके जितना इन माइक्रोप्लाज्मा का साइज होता है। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटे वाले बैक्टीरिया होते हैं और इनमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। नॉस्टॉक थोड़ा लार्ज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक है, इसमें होती है सेल वॉल। फ्लोएम सेल्स तो प्लांट सेल्स हैं, इसमें सेल वॉल होती है। सूडोमोनास एरोजिनोसा, हाँ एरोजिनोसा, इसमें भी सेल वॉल होती है। ये कौन सा वाला बैक्टीरिया हमारे पास, जो कि हमारे पास निमोनिया करता है, ठीक है। तो सूडोमोनास निमोनिया जो है ना वो हमारे पास एक डिजीज़ है जो कि सूडोमोनास एरोजिनोसा की वजह से कॉज होता है। तो ये जो बैक्टीरिया ना इसमें भी होती है सेल वॉल। अब हम आगे चलते हैं, एक सेकेंड, इसको मुझे रेस करना ही पड़ेगा क्योंकि नीचे वाला क्वेश्चन गायब हो गया। हाँ, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। दिस इज अ थिक रिजिड स्पाइरल बैक्टीरिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्पाइरलम, ठीक हो गया। तो स्पायरो की जो है ना वो थिन होता है और थोड़ा सख्त, वो थोड़ा सा ना वो होता है, फ्लेक्सिबल होता है। रिजिड है ना स्पाइरलम, तो जो स्पायरो की है ना वो इसके ऑपोजिट होता है, वो थिन होता है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। विब्रियो जो है ना वो कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और बेसिलाई तो हमें पता है वो डब्बे की शक्ल है बैक्टीरिया, मतलब हमारे पास TMV आ जाएगा इसमें, टोबैको मोज़ेक वायरस वगैरह वगैरह। सॉरी, हम तो बैक्टीरिया की बात कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास सूडोमोनास आ जाएगा और ई कोलाई आ जाएगा बेसिलाई में, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं 25 नंबर। थक गई मैं। डैश आर इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स इन मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। तो ये तो बड़ा बच्चों वाला सवाल था, प्लाज्मिड्स, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जहाँ पे MD कैट में मुश्किल सवाल आता है वहीं पे MD कैट में इंतहाई आसान सवाल भी आ रहे होते हैं। तो हम बात करते हैं सिस्ट आर नॉट, तो ये हो जाएगा हीट रेजिस्टेंट, ठीक है। सिस्ट और स्पोर्स जो है ना उसमें एक मेन डिफरेंस है कि स्पोर्स जो है ना हीट रेजिस्टेंट होती है, लेकिन सिस्ट जो है ना हीट रेजिस्टेंट नहीं होती। तो उन्होंने ये पूछा कि सिस्ट आर नॉट, ठीक है। और बाकी तीनों जो प्रॉपर्टीज है वो सिस्ट की ही है। आगे बात करते हैं जैसे एग्जाम्पल ऑफ एरोबिक बैक्टीरियम। तो एरोबिक बैक्टीरिया जो है ना उसकी एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी सूडोमोनास। ये हमारे पास PTB में एक बॉक्स बना जिसमें एरोबिक, एनारोबिक, फैकल्टेटिव और माइक्रो एरोफिलिक जो है ना उन सब की एग्जाम्पल्स लिखी हुई। तो जो सूडोमोनास है वो हमारे पास एरोबिक बैक्टीरिया है। उसके बाद देखिए माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट इज दैट वन दैट, हाँ ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो माइक्रोबिसाइडल आप में सुसाइडल से याद रखना है कि सुसाइड क्या होता है। सुसाइड होता है इस दुनिया फ़ानी से कूच करके ऊपर चले जाना, ठीक है। तो साइडल से याद रखना सुसाइडल, तो वरना उसका क्या मतलब होता है, किल, ठीक है। तो जो माइक्रोबिसाइडल है ना वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको फ़ौरन मार देता है, जबकि जो माइक्रोस्टैटिक होता है ना या तो वो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। मतलब स्टैटिक आपने याद रखना लफ्ज़ निकला रेस्ट से, तो इसमें 2-3 बातें देगी, या तो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, रिप्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा, या फिर उसकी जो पॉपुलेशन है उसको कॉन्स्टेंट साइज में मेंटेन रखेगा, उसको बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। तो अब ये दोनों में डिफरेंस था माइक्रोबिसाइडल और माइक्रोस्टैटिक में। नेक्स्ट पे हम आते हैं तो ईच मेसोफिल सेल हैज़, तो ये ना PTB की लाइन है बिल्कुल, थोड़े स्टार्ट्स हैं ये वाले। तो ये जो इस तरह की बातें ये भी आपने लाजमी याद रखनी होती है। ये नहीं सोचना होता कि अच्छा MD कैट में तो इतना मुश्किल आता है क्वेश्चन, तो इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगली पे बात करते हैं, तो अगला पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो क्वेश्चन है ना वो MD कैट 24 यानी कि इस साल का क्वेश्चन है। बेशुमार बच्चों ने गलत किया होता है। IDB में तो इसका आंसर ही गलत लगा हुआ था, बाद में उन्होंने ग्रेस मार्क्स दे दिए थे। इसका असली आंसर है साइटोक्रोम। अब बात करते चलते जो PS1 की, हमने ETC की बात करनी है। पहले हमारे पास आता है PS2 की, ठीक है। फिर हमारे पास आता है PS1 और दरमियान में आती है ETC, ठीक है। ETC में सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आ जाएगा ना, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 आ जाएगा जो PS2 का है। उसके बाद प्लास्टोक्विनोन आएगा, उसके बाद हमारे पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा प्लास्टोसायनिन। तो उसने पूछा कि प्लास्टोसायनिन जो है ना, मतलब जो ये वाली चीज़ है, उसको रिड्यूस किसने किया था। रिड्यूस करना क्या होता है, रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का मिलना। तो प्लास्टोसायनिन रिड्यूस हो मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स मिले कहाँ से, यहाँ से। तो अब अगर इसका आंसर देखें तो प्लास्टोसायनिन जो है उसको रिड्यूस किसने किया है, इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने, और वो खुद क्या हो गया, अब ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। मतलब दूसरे को रिड्यूस करके बंदा खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये चल रही है इस दुनिया की रीत रिवाज। अच्छा, हम अगली की बात करते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर अकर्स इन। हम यहाँ पे आपके पास ये भी वैसे बुक की लाइन नहीं है तो इतना इसमें सोचने की जरूरत नहीं। बायोएनर्जेटिक्स की बात हो रही है, यहाँ पे हम बायोएनर्जेटिक्स पढ़ें। थाइलाकॉइड जो लियो में है ना, वहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ वो होती है, वाटर होता है। उसके अलावा यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है हमारे पास जो लाइट रिएक्शन है ना, वो
उसके बाद स्ट्रोमा में आके हम डार्क रिएक्शन की तरफ चले जाते हैं। और स्ट्रोमा में एंड में जो लाइट रिएक्शन का जो एंड है ना प्रोसेस, कीमियोऑस्मोसिस, तो उसके थ्रू ना कीमियोऑस्मोसिस, उसके थ्रू यहाँ पे हमारे पास एटीपी बन रहा होता है स्ट्रोमा के अंदर ही। ये जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक्स तो हम ये सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। अभी सब लफ्ज़ों को देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं, हम आपको सारा कुछ कराएंगे। अगली बात है द CO2 मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद RuBP। चलो ये भी बता चलती हूँ, ये हमारे पास 2024 यानी कि इसी साल का क्वेश्चन है। तो अब देखो, अगर हम बुक की लाइन पढ़े ना तो हमें पता चलेगा कि जो CO2 है ना वो RuBP के साथ कंबाइन जब करता है ना तो हमारे पास वो पहले 6 कार्बन इंटरमीडिएट बनाता है, फिर हमारे पास वो बनाता है Pg3 और फिर बनाता है G3P। ठीक है, मतलब एंड प्रोडक्ट ये होता है ना जो बाद में ट्रायोस के तौर पे बाहर निकल जाता है एक, और बाकी के जो 6 बनते हैं ना, तो जो एक होता है वो ट्रायोस के बाहर निकल जाता है, बाकी के जो 5 हैं दोबारा कंबाइन करके RuBP बनाते हैं। तो CO2 मॉलिक्यूल रिएक्ट विद RuBP। तो मैं तो वैसे इस क्वेश्चन में फंस गई थी कि बनाता है सारा कुछ ही है, तो अब मैंने लगाना क्या है। तो फिर मैंने थोड़ा सा गौर किया तो मुझे याद है कि अगर हम बुक की लाइन्स की तरफ चले ना तो बुक में ये लाइन सीधी सीधी लिखी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड RuBP के साथ कंबाइन करके 6 कार्बन इंटरमीडिएट बनाता है जो कि स्टेबल नहीं होता, और वो मजीद रिएक्ट करके 6 कार्बन इंटरमीडिएट 3 कार्बन वाले इंटरमीडिएट्स बनाना शुरू कर देते हैं जो कि हमारे पास होते हैं Pg3। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ना वो ये है 6 कार्बन इंटरमीडिएट। ये भी काफ़ी बच्चों ने गलत किया था, तो मैंने देखे थे स्टार्ट्स, तो मुझे पता चला कि काफ़ी जो क्वेश्चन है ना जो गलत हुए हैं ना वो ऐसा ही गलत हुए हैं कि सबके ही गलत हुए हैं। तो फिर इनको ज़रा आपने लाजमी देख लेना है और डरना नहीं है। अभी पहला टेस्ट था, तकरीबन 2-3 महीने हमारे साथ लगाएं, फिर आपको खुद ही डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा। अगली बात करते हैं कि केल्विन साइकिल की बात करें तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है कार्बन फिक्सेशन, फिर हमारे पास आती है रिडक्शन, फिर हमारे पास आती है रीजनरेशन। सॉरी भाई, रीजनरेशन आती है, जी से क्या आ गया, रीजनरेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिख देते हैं। तो होता क्या है कि कार्बन फिक्सेशन जो है ना उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है ना वो RuBP के साथ मिलता है और वो 6 कार्बन इंटरमीडिएट बनाता है, तो उसमें ATP यूज नहीं होता। उन्होंने क्या पूछा है, मैक्सिमम यूटिलाइज्ड एनर्जी। रिडक्शन की जब हम बात करें तो रिडक्शन में हमारे पास 6 ATP प्लस 6 NADPH यूज हो रहे होते हैं, और अगर रीजनरेशन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 3 ATP यूज हो रहे होते हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा हम एनर्जी बजट निकालें तो वो हो जाता है रिडक्शन के अंदर। रिडक्शन के अंदर देखा जा रहा है कि 6 ATP और 6 NADPH, मतलब मैक्सिमम एनर्जी यूज हो रही है हमारे पास रिडक्शन में हो रही है। ये गलत हो गया। रीजनरेशन में कम होती है, 3 ATP यूज होते हैं, और कार्बन फिक्सेशन में तो होती ही नहीं है। चलो, तो हमारे पास आंसर ये क्या बन गया, क्रॉस। आंसर आगे हमारे पास रिडक्शन। अगले पे चलते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस की बात करें वो पायरुविक एसिड है। ये हमारे पास PDB की लाइन भी है और ये फेडरल में भी लिखा हुआ है। अब ग्लाइकोलाइसिस पे तो दो तरह के स्टेप्स के अंदर होती है, एक एरोबिक के अंदर होती है और एक एनारोबिक के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है। एरोबिक के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, ये याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस का हमेशा जो प्रोडक्ट है वो पायरुविक एसिड ही बनता है। एरोबिक और एनारोबिक में क्या होता है कि वो जो पायरुविक एसिड है ना मजीद जो उसके प्रोडक्ट्स हैं ना वो डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं। एनारोबिक में वो जो है ना, अगर हम बात करें मसल सेल्स की वगैरह वगैरह की तो उसमें वो लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, और अगर हम यीस्ट वगैरह की बात करें जो प्रीमिटिव सेल्स हैं उसमें हमारे पास एथेनॉल बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जो ग्लाइकोलाइसिस का मेन प्रोडक्ट है ना, थोड़ा सा एम्फोसाइज करना तो टिक डाल देते हैं हम इस पर, जो ग्लाइकोलाइसिस का मेन प्रोडक्ट है ना वो पायरुविक एसिड ही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। शुक्र है आखिरी क्वेश्चन है बायो का। आप लोग भी थक गए होंगे सुन के, और मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ वैसे। हाँ, तो है हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो हम बात करते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन 3 तरह की होती है, वैसे तो काफ़ी लंबा हो जाएगी ये बात अगर मैं करना शुरू होगी, लेकिन चलो बता देती हूँ, थोड़ा छोटा छोटा करके बता देती हूँ। एक होती है जो होती है फोटोफॉस्फोराइलेशन, पहली होगी फोटो, मैं बोल रही लिखूंगी नहीं इतना खास, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, दूसरी हमारे पास होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और जो तीसरी होती है ना हमारे पास वो होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वो वाला जिसमें जो ATP है ना वो डायरेक्ट बन रहा होता है, ठीक है। और जो होती है ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन उसमें जो ATP है ना वो बन रहा होता है NADPH वगैरह और FADH, ठीक है। और ये जो होती है ना ये हो रही होती है ETC में। आपने देखा था ETC में जो है ना NADPH टूट के 3 ATP बनाता है और FADH2 जो है ना टूट के 2 ATP बनाता है। तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्यों? क्योंकि उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है ना वो हमारे पास ऑक्सीजन होता है, एंड में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाना होता है।
और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वो होती है जहाँ पे क्रेब्स साइकिल की बात करें, ग्लाइकोलिसिस की बात करें, जहाँ पे डायरेक्ट एटीपी बन रहा होता है। और जो है ना हमारे पास सबसे पहले थी फोटो फॉस्फोराइलेशन, वो प्लांट्स में होती है। फोटो से मुराद लाइट है, लाइट की मौजूदगी में जो फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है, मतलब एडीबी के अंदर एटीपी बन रहा होता है एडीपी से, कैसे उसमें फॉस्फोरस ऐड हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन, जब वो लाइट की मौजूदगी में हो रही होती है। तो अगर हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो हमारे पास 6 बन रहे होते हैं डायरेक्ट एटीपी, 2 हमारे पास बन रहे होते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर, और 4 हमारे पास बन रहे होते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर, ठीक है। तो यही था हमारा बायो का। इसके बाद मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी बनाती हूँ, तो इसको आराम से देखो, सुनो, समझो, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वी आर देयर टू हेल्प यू। हमसे आप पूछें, डिस्कस करें। और इसी में वैसे मेरा ख्याल है कि आपके मेजर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे इस टेस्ट के हवाले से। चलो फिर इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।